नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो कहीं ना कहीं लेखन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जो ख़ास तौर पर रेडियो से जुड़े हुए हैं या फिर रेडियो से जुड़ना चाहते हैं। पहले भी हमने रेडियो से जुड़ी काफ़ी बातें की हैं और आज भी हम रेडियो लेखन के बारे में, ख़ास तौर पर जब हम नाटकों के लिए लेखन करते हैं, इस बारे में आज विशेष चर्चा करने वाले हैं। कहा जाता है कि स्क्रिप्ट किसी भी नाटक की एक आधारभूत स्तंभ होती है। अगर आपकी स्क्रिप्ट अच्छी है तो मान लीजिए आपका नाटक बहुत सुखद होगा और सुनने वालों को उससे बहुत आनंद प्राप्त होगा। तो आप जान ही चुके हैं कि आज हम रेडियो नाटक की स्क्रिप्ट्स पर बात करने वाले हैं और इसके लिए एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में मौजूद है काजल सूरी जी। आपको बताना चाहूंगी कि काजल सूरी जी पेक्स हैं आकाशवाणी के ड्रामा विभाग में और इनके बारे में बहुत कुछ है वैसे तो बताने के लिए, पर खास तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि ये ए ग्रेड रेडियो आर्टिस्ट भी हैं। साथ ही साथ थिएटर से इनका गहरा रुझान है, गहरा लगाव है। निरंतर ये थिएटर के माध्यम से यानी कि मंच के माध्यम से आपको दिखाई देती हैं और यही नहीं सुनाई भी देती हैं, क्योंकि ये आकाशवाणी के ही एफएम चैनल के माध्यम से निरंतर लोगों के दिलों में जगह बनाती हैं। तो आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं रेडियो नाटक की स्क्रिप्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहले काजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीईसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में जी। तो जब हम बात कर रहे हैं रेडियो स्क्रिप्ट्स के बारे में, खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं नाटकों की स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो सबसे पहली जो बात हमारे जहन में आती है वो ये आती है कि नाटकों की भाषा किस प्रकार हो, क्योंकि हमारे जहन में सबसे पहला मुद्दा यही है क्योंकि सुनने वाला जो हमें सुन रहा है नाटकों के जरिए, उसको वो भाषा समझ में आनी चाहिए। तो क्या तात्पर्य है नाटक की भाषा से? बिल्कुल, रेडियो के लिए जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो जहन में रखनी चाहिए वो है स्क्रिप्टिंग की भाषा। क्योंकि जो रेडियो का श्रोता है वो चीज़ों को देख नहीं सकता, वो चीज़ों को सिर्फ सुन सकता है। और जो राइटर है, स्क्रिप्ट का राइटर है, तो उसको शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए, उसको एक इस तरह से का चित्र बनाना चाहिए, शब्दों का एक चित्र बनाना चाहिए और लिसनर्स के सामने, कि लिसनर्स को जो वो सुन रहा है उसको वो विजुलाइज करे, उसको लगे कि जो चीज़ें वो सुन रहा है वो वाकई उसके सामने घट रही हैं, विजुलाइज हो रही है, पिक्चर से बन रही है शब्दों की। और अगर ये चीज़ एक स्क्रिप्ट राइटर नहीं कर पाएगा तो फिर लिसनर एकदम से स्विच ऑफ कर देगा रेडियो और वो सुनेगा नहीं, क्योंकि अगर वो चीज़ों को समझेगा नहीं, जो शब्द उसके सामने आ रहे हैं रेडियो के थ्रू, ड्रामा नाटक के थ्रू, अगर वो उन चीज़ों से एक पिक्चर नहीं बना पाएगा तो वो समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है। तो जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो है भाषा। भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो लिसनर है वो एक पिक्चर बना सके कि उसके सामने जो चीज़ वो सुन रहा है एक पिक्चर की तरह उसके सामने आ भी रही है। जी, तो ये बात हुई हमारी भाषा के बारे में। जैसा कि आपने कहा कि सुनने वाले के जहन में या सुनने वाले के आगे एक ऐसा चित्र बन जाना चाहिए जिससे कि उसे लगे कि सारी कहानी जो है उसकी आंखों के आगे चल रही है। क्या हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से हम जान सकें कि रेडियो की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? बिल्कुल, एक नाटक हुआ था शिव धनुष करके, जिसमें ये बताया गया था, एक सीन है उसका, एक सीन बता रही हूँ मैं उसका आपको, कि इसमें जब परशुराम आते हैं शिव जी का धनुष उठाने के लिए स्वयंवर में, जो सीता का होता है, तो उस वक्त जो लक्ष्मण है वो किस तरह से, लक्ष्मण और विश्वामित्र में जो डायलॉग्स हो रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मण पूछता है कि ऋषिवर ये कौन है? ये प्रचंड तपस्वी। प्रचंड तपस्वी मतलब जो जिसका बहुत तेज है, वो तपस्वी कौन है? तो विश्वामित्र कहते हैं कि जो तपस्वी है ये परशुराम है, भृगवंशी परशुराम। लक्ष्मण कहते हैं इतना रौद्र रूप, ज्वाला बरसाती आंखें, तमतमाता मुंह, बलिष्ठ शरीर और यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की माला पहने हुए, बहुत ही तेज है इसके चेहरे पर। तो उस वक्त जो राम है वो कहते हैं हाथ में बिजलियां, वज्र रूप, परशुराम। विश्वामित्र का डायलॉग आता है, राघव ये परशुराम है जो शिव जी के अनन्य भक्त हैं, उनकी साधना करते हैं और साक्षात शिव हैं। और अब इस पूरे सीन में ये बहुत ही इफेक्टिव वे में एक पात्र का परिचय दिया जा रहा है कि वो पात्र देखने में कैसा है, और वो पात्र कौन है? परशुराम।
परशुराम के बारे में लक्ष्मण जो भी सवालात पूछ रहे हैं विश्वामित्र से, और राम जो पूछ रहे हैं उसको बखूबी एक तरह से उसका एक चित्रण करके लिसनर के सामने पेश किया गया है। तो उससे एकदम एक लिसनर के जहन में ही आ जाता है ये जो परशुराम है इनका ये रूप इस तरह से है। तो एक पिक्चर से खिंच जाती है ऑडियंस के सामने, लिसनर के सामने। जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर जोड़ी है कि किस तरीके से हम कैरेक्टर्स का, जिसे हम बोलते हैं, इस प्रकार से चित्रण करते हैं कि कहीं ना कहीं जो सुनने वाला है वो सोच रहा है कि जो कैरेक्टर है वो किस प्रकार का दिखता होगा, विजुलाइज कर रहा है वो कि जो भी चित्रण हो रहा है, जो भी शब्दों के जगह जो चित्र सा खींचा जा रहा है उसके सामने, ये वाकई उसके सामने ऐसी पिक्चर आ रही है। तो क्या कभी एक स्क्रिप्ट राइटर को ये दिक्कत आती है, उसको लगता है कि जब किसी कैरेक्टर को ख़ास तौर पर समझा रहा है, बता रहा है, जैसा कि आपने बताया, तो ये जो भाषा है उसमें जटिलता नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो बात इतनी आसानी से कह गया कि सुनने वाले ने सुन लिया और सोच भी लिया, और ये भी नहीं हुआ कि बस बोल दी गई बात, और बहुत आसानी से एक चित्र उसके सामने खींचा गया। बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि रेडियो लेखन में, रेडियो नाटक की जब हम खास तौर से बात कर रहे हैं, तो इसमें संवाद लेखन क्या है? यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि संवाद का अर्थ होता है डायलॉग, तो किस तरीके से डायलॉग्स लिखे जाते हैं? रेडियो के जो नाटक होते हैं उनमें जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो डायलॉग्स को कैसे लिखा जाना चाहिए, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो नाटक के जो पात्र हैं वो शब्दों के माध्यम से जो भी बातचीत करते हैं वो डायलॉग कहलाते हैं, संवाद कहलाते हैं। अगर हम दूसरे मीडिया की बात करें, चाहे वो रंगमंच हो या विजुअल मीडिया हो, तो वहाँ पर अगर आप डायलॉग्स ना भी हो, आप किसी सीन में अगर डायलॉग्स ना हो, आप माइम कर सकते हैं, एक्शंस के थ्रू आप अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन रेडियो में ऐसा नहीं होता। रेडियो में जो मेन मीडियम है स्क्रिप्ट राइटिंग का वो है संवाद, और वो अगर संवाद नहीं है तो रेडियो नाटक नहीं हो सकता। संवाद रहित रेडियो नाटक की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर रेडियो नाटक में डायलॉग नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, तो वो रेडियो नाटक नहीं है। जबकि बाकी मीडियम्स में ऐसा चल सकता है कि किसी सीन में आप माइम कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आप अपनी एक्सप्रेशंस को लोगों तक ला रहे हो क्योंकि जो देख रहा है वो सुन भी रहा है। लेकिन रेडियो में नहीं, ऐसा नहीं होता। और जो रेडियो का जो लेखन है वो संवाद पे बेस्ड है, और अगर आपके जो डायलॉग्स होंगे वो इफेक्टिव होंगे और सुनने वाले तक पहुंचेंगे, तभी आपका जो स्क्रिप्टिंग है रेडियो की वो इफेक्टिव होगी। और इसके अलावा जो रेडियो नाटक और उसके लेखन का जो जितना भी दायित्व होता है वो उसके डायलॉग्स पर ही होता है। संवादों डायलॉग्स के माध्यम से एक पूरी की पूरी कहानी को बुना जाता है कि कहानी में जो भी कहानी है उसको संवादों के माध्यम से हम एक लिसनर तक पहुंचाते हैं। और ज़रूरत के मुताबिक जो डायलॉग्स हैं उससे लिसनर को ये पता चलता है कि जो पात्र है वो कैसा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके आसपास का एम्बियंस कैसा है। इन शॉर्ट की जो उपन्यासकार या जो कहानीकार एक कहानी के थ्रू खुद को कहता है, खुद को अभिव्यक्त करता है, वो डायलॉग से थ्रू एक पात्र अभिव्यक्त करता है। और जो पात्र हैं उस कहानी में, उस नाटक में, और डायलॉग के माध्यम से ये पता चल जाता है कि जो पात्र है उनका दूसरे पात्रों के साथ कैसा रिलेशन है। और इसका भी एक, मैं अगर आप चाहें तो एक छोटा सा आपको उदाहरण दे सकती हूँ। मोहन राकेश का एक प्ले था आषाढ़ का एक दिन, बहुत फेमस प्ले है जो थिएटर में भी हो चुका है, और रेडियो के लिए मोहन राकेश ने खुद ही उसका रेडियो रूपांतरण किया था। तो उसमें उसका एक डायलॉग है जो रेडियो रूपांतर करके जो रेडियो के लिए ही लिखा गया था। वो था, लड़की कहती है जो हीरोइन है उसमें, आषाढ़ का एक दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी वर्षा कि दूर दूर तक घाटियां भीग गई मैं। और कैसे भीग गई हूँ? गई थी दक्षिण से उड़कर आती हुई वकल पंक्तियों को देखूंगी मैं, और देखो सब कपड़े भिगो कर आ गई मैं। और इस पूरे डायलॉग में एक तस्वीर सी उभर कर आई है लिसनर के सामने कि आषाढ़ का एक दिन है और बारिश हो रही है, वो किस तरह से अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है अपनी माँ के सामने। एक पूरी की पूरी तस्वीर खिंच गई है लिसनर के सामने। और इसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो संवाद होते हैं वो जब लिखे जाते हैं वो एक जो जिसके लिए लिखे गए जो पात्र होता है उसके अनुरूप होने चाहिए। ये नहीं कि आपने गांव के किसी देहात पात्र जो है वो किसी गांव से संबंध रखता है और आपने इसको जो डायलॉग दिए हैं वो बहुत पॉलिश डायलॉग दिए हैं, तो वो फिर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो ऐसी चीज़ नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने एक बहुत अच्छी बात एक बार दोबारा से जोड़ दी है। जब खास तौर पर हमने संवाद लेखन की बात की तो जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि संवाद लेखन के माध्यम से, यानी कि डायलॉग्स के माध्यम से किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी पात्र को क्या उभार कर लाना आसान हो जाता है?
बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे ये बात कही कि अगर आप आपने कोई कैरेक्टर लिया जो स्क्रिप्ट राइटिंग में इंटरेस्टिंग है, जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं रेडियो के लिए, अगर उन्होंने एक सीन है या कोई पात्र है जो आप एक एग्जांपल लेंगे, अगर वो किसी गांव से या कहीं से भी बिलोंग कर रहा है या शहर से बिलोंग कर रहा है, अब शहर का बहुत पॉलिश्ड इंसान है और उसको आप बिल्कुल देहाती भाषा दोगे तो वो हजम नहीं होगी। भाषा जो होती है संवादों की, वो ओढ़ी हुई भाषा नहीं होनी चाहिए, वो नेचुरल भाषा होनी चाहिए कि जो पात्र है वो उस पर बिल्कुल फिट बैठे। जैसे एक इंसान है, वो अपनी एक पात्र है, वो अपनी पत्नी से, अपने दोस्त से, अपने ऑफिसर से, अपने नौकर से किस तरह से बात करता है, उसका बात करने का जो तरीका है, उसका बात करने का जो लहजा है, जो भाषा वो इस्तेमाल करेगा, वो एक जैसी नहीं होगी, वो अलग अलग होगी। और जब लेखक किसी अनपढ़ व्यक्ति को अपना पात्र बनाता है तो उसी के अनुरूप उसकी जो भाषा है वो होनी चाहिए। जैसे अमृतलाल नागर का एक नाटक था, तो उसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी। उसमें दो कैरेक्टर हैं, कल्याणी का। कल्याणी एक गांव की महिला है और उसका जो हस्बैंड है महिपाल, वो शहर में है और काफ़ी अच्छी जगह नौकरी करते हैं और पढ़े लिखे हैं। वो जब गाँव में अपनी बीवी के पास आते हैं, पत्नी के पास आते हैं, तो वो अपनी पत्नी से उसी तरीके से बात करेंगे जो वो गाँव की भाषा वो बोलती है, क्योंकि वो देहातन है। वो इसका एग्जाम्पल देती हूँ। कल्याणी कहती है, ये अखबार बिछा दें हम? महिपाल, बिछा दे। ये क्या लेकर आई हो? अरे वाह, बेसन का हलवा। अरे तो पान बेकार ही खाया, लाओ गिलास दो, कुल्ला करें। अब कुल्ला करने में पानी के मुंह से उगलतान और गिरने की आवाज़, ये लिसनर तक पहुंचानी है, क्योंकि लिसनर देख नहीं रहा, सुन रहा है। तो ये आवाज़ कि वो उगलदान लिया है और पानी से कुल्ला कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस तक आनी चाहिए। कल्याणी कहती हैं, बड़े को बहुत रोज थे कहते रहे कि अम्मा हलवा बनाओ। महिपाल, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, वो बहुत गर्मा गर्म हलवा है, अच्छा बना है। कल्याणी कहती है, बिजली वाले टोप पे गर्म किया है हमने। अरे वाह। पढ़ा लिखा महिपाल जब ऑफिस में जाता है, शहर में जाता है, तो उसके बात करने का तरीका अलग होता है और अपनी बीवी के साथ जब वो बात करता है गाँव में, तो वह तरीका अलग होता है जी। तो ये चीज़ बहुत बहुत मैटर करती है। और यहाँ एक चीज़ ख़ास चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि जब डायलॉग्स का लेखन, जब उस डायलॉग्स के लिए स्क्रिप्ट लिखते हो, तो ये इस चीज़ का जो स्क्रिप्ट राइटर है उसको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो लिसनर है वो पात्रों को पहचानता रहे कि ये पात्र ये है, ये पात्र ये है, इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है। अगर ऐसी चीज़ नहीं होगी स्क्रिप्ट में, तो बिल्कुल वो हो जाएगा, गड़बड़ सा हो जाएगा कि लिसनर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये कौन सा पात्र है, ये कौन सा पात्र है, अभी कौन सा पात्र एंटर किया है, कौन सा पात्र सीन से बाहर गया है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल क्लियर कट, ये चीज़ें रेडियो के लिए जब स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा जाना चाहिए जी। जहाँ पर आपने बात करी है भी संवाद लेखन की, और आपने बताया कि किस तरीके से जो स्वभाव है व्यक्तिगत रूप से किसी भी महिला या पुरुष का, अगर हम आम जिंदगी में भी देखें तो हर किसी का एक स्वभाव होता है, और शायद जैसा कि आपने कहा कि स्वभाव जो है समय से समय, और कह सकते हैं लोगों तक जब हम पहुँचते हैं, विभिन्न लोगों तक पहुँचते हैं, तो वो बदलता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक चित्रण है किसी भी पुरुष या स्त्री का, या यूं कह लीजिए किसी भी कैरेक्टर का, वो संवाद लेखन में नजर आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। अगर कोई क्रूर प्रवृत्ति का हो तो वो कैरेक्टर्स के जरिए, यानी कि संवाद के जरिए सुनाई देता है सुनने वालों को जी। तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगी मैं कि संवाद लेखन में जो मनोवैज्ञानिक चित्रण होता है वो थोड़ा रेडियो के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि जो एक पात्र है वो किस तरह अपने अंदर की चीज़ों को, चल रही चीज़ों को किस तरह वो लोगों तक पहुंचाए। ये यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर का ही मेन ये काम है कि अगर वो एक किसी कैरेक्टर के जो अंदर द्वंद्व चल रहा है या अंदर उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसको वो लिसनर तक कैसे पहुंचाए। तो यहाँ क्योंकि ये होता है कि मन की आवाज़, आत्मनिष्ठ संवाद इसे कहते हैं, कि अगर आपके अंदर कोई चीज़ चल रही हो, कोई द्वंद्व हो, तो जो लिसनर है वो कैसे सुनेगा, मन की आवाज़ को कैसे सुनेगा। तो इसमें जो एक नाटक का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सम्राट अशोक करके एक नाटक था। तो उसमें जब अशोक जब राज सिंहासन के लिए उनको युद्ध करना था, तो उस समय का जो उनके अंदर द्वंद्व चल रहा था, उसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। उसे कहते हैं आत्मनिष्ठ संवाद, जो मन का संवाद है, जो सिर्फ एक अकेला पात्र है वो अपने अंदर के जो द्वंद्व है उसके साथ कैसे बातचीत कर रहा है। अशोक का मन कहता है, राज सिंहासन पर शक्तिशालियों का अधिकार होता है अशोक, जिसकी बुझाओं में बल हो, जिसके खड़क में धार हो, वही मगध का राजा सम्राट कहलाएगा। तो अशोक कहता है राज सिंहासन के लिए युद्ध, मन, जो अशोक का मन है वो आगे कहते हैं, हाँ
युद्ध युद्ध युद्ध, जो सामने आए उससे युद्ध, जो नहीं आए उसकी हत्या। अशोक, नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। राज सिंहासन के लिए अपने भाइयों को मैं मार डालूंगा, नहीं होगा मुझसे। मन अशोक को कहता है, पागल हो गई हो अशोक तुम। महाप्रतापी चंद्रगुप्त और बिंबिसार का राज सिंहासन नहीं चाहिए तुम्हें, नहीं चाहते तुम। अशोक, चाहता हूं। और मन, चाहते हो ना तो फिर तलवार उठाओ, उठाओ तलवार। तो ये जो अशोक और उसके मन के, अशोक के अंदर ही जो अंतर्द्वंद चल रहा है, इसको एक राइटर ने इस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू पेश किया कि जो लिसनर होगा वो बड़ी आसानी से समझ आएगा कि ये अशोक और उसके मन के अंदर की लड़ाई चल रही है। जी जी, कई बार हमने देखा है कि हम हर इंसान भी जो है अपने आप से बातें करते हैं और अपने आप से बातें करने के जरिए, हालांकि वो बातें शायद हम तक ही सीमित रहती हैं, पर नाटकों के माध्यम से, क्योंकि नाटक है वहाँ पर हम हर चीज़ सुन रहे हैं और सुनकर महसूस कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मन की बातों को संवाद लेखन के जरिए जो है उसको भी अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर एक और मुद्दा आता है, हम कई बार कहते हैं और सुनते भी हैं, खासतौर पे वो लोग जो स्क्रिप्ट राइटिंग में हैं या फिर वो लोग जो थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, रेडियो प्लेस करते हैं, मोनोलॉग्स या स्वगत लेखन, इसका कई बार इस्तेमाल होता है। क्या है स्वगत लेखन या मोनोलॉग्स, किसे कहा जाता है? स्वगत लेखन ये होता है कि जिसमें पात्र खुद से बहुत, इसमें दो तरह का होता है, जिसमें बहुत सारे पात्र होंगे। तो उसमें ये होता है कि एक पात्र अपने मन में ही बात करेगा जो दूसरे पात्र नहीं सुनेंगे, और दूसरे तरह का राइटिंग ये होती है कि जिसमें जो पात्र है वो या तो अपने आप से बात करेगा या सीधे श्रोताओं से संबोधन करेगा कि ये हो रहा है। जैसे अगर आप अपने बहुत सारे लोग हैं आपके साथ और आप बहुत सारे पात्र हैं, आपको किसी पात्र की कोई बात अच्छी ना लगे तो वो मैं बोल सकता है ऐसे कि ये क्या कह रहा है, बहुत अजीब सी बात कह रहा है, मुझे इसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत सारे पात्र हैं, ये आप, लेकिन ये आपको बोलना है, और दूसरे लोग भी आपके साथ हैं, तो आप ऐसे, जब आपने माइक के सामने ये बोला कि मुझे इसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई या ये धोखा देने वाली बात कर रहा है, तो दूसरे पात्र आपने बोल दिया, तो लिसनर को कैसे पता चलेगा कि ये स्वागत हो रहा है? वो ये भी तो सोचेगा कि ये इसने तो बाकी पात्र भी उनके सामने बोला है। और जब दूसरा पात्र है वो अगर ये बोले आपने कुछ कहा, तो नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो बस कुछ सोच रहा था, तो लिसनर समझ जाएगा कि ये अपने आप से बात कर रहा है, अपने अंदर की बात बाहर निकाला, मुझसे बात कर रहा है। तो ये होता है स्वगत, कि अपने आप से बात करें, जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, लेकिन हम उन पात्र ने आपकी बात नहीं सुनी है, आप ये बात लिसनर को सुनाने के लिए कह रहे हो। जी जी, जैसे हम कई बार इस्तेमाल करते हैं और सुनते भी हैं कि एक हल्की से विस्पर के माध्यम से बात कह दी जाती है, कहीं ना कहीं खुद से बात कर रहे हैं पर दूसरे को सुनाई दे गई, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं शायद सामने वाला खुद से बात कर रहा है या कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। रेडियो नाटक के माध्यम से भी हम यही कोशिश करते हैं। तो इसकी जो भाषा होती है, अगर हम मोनोलॉग्स की भाषा की बात करें, क्या एकदम सीधी होती है, सीधी सपाट होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। जैसे अगर एक नाटक था स्वपन वासवदत्ता, तो उसमें दो करेक्टर थे, जो मेन करेक्टर थे वो जाते हैं केंचुकी, जो फीमेल करेक्टर, उसके पास जाते हैं, उसको कहते हैं तुम हर बार हटो हटो कह रही, ये सब क्या है? तो केंचुकी कहती है नहीं तपस्वी, मैं तो कुछ बस ऐसे ही कह रही थी आपको। तो जो तपस्वी कह रहा है हर बार, मुझे अपने मन से कि हर बार ये मुझे तपस्वी तपस्वी कह रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके बाद जो केंचुकी है वो कहती है ये ऋषिवर की पत्नी है। अब ये डायलॉग यहाँ पे हम खत्म कर लें, ये बहुत वियर्ड सा लगेगा कि अब स्वागत, इसमें स्वागत कहाँ है? इसमें तो स्वागत का ही नहीं है ना। इसमें स्वागत सिर्फ जब जो मेन कैरेक्टर कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुझे बार बार तपस्वी कह रही है, ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो जो दूसरा कैरेक्टर है वो तो जो लिसनर वही समझेगा कि जो इन्होंने बोला कि जो तपस्वी मुझे बार बार तपस्वी तपस्वी कह रही है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो केंचुकी भी तो वहाँ है, तो केंचुकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर केंचुकी ये कहती है आपने कुछ कहा ऋषिवर, आपने कुछ कहा तपस्वी, तो तब लिसनर को समझ आएगा कि नहीं, ये अपने आप से कह रहे थे कि ये जो तपस्वी मुझे कह रही है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो कहते हैं आपने कुछ कहा तपस्वी, तो वो कह रहे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये चीज़ें हों जो स्वागत लेखन में, चीज़ें बहुत ज़रूरी आपको ध्यान में रखनी होंगी। जी, आपने तमाम बहुत सारी बातें हमें ऐसी बताई हैं जिन्हें शायद हम रेडियो ड्रामा सुनते हुए या नाटक सुनते हुए बस ये मान लेते हैं कि ये नाटक है, पर इसमें इतने सारे कह सकते हैं, इसके इतने सारे स्वभाव हैं जो एक साथ एक स्क्रिप्ट के अंदर मौजूद होते हैं, और कलाकार
अभिव्यक्त करते हैं उन्हें। अब मुद्दा यहाँ पर आता है, हमने कई बार शब्द इस्तेमाल करते हैं नरेटर या नरेशन। जब हम रेडियो नाटक की स्क्रिप्टिंग करते हैं, लेखन करते हैं रेडियो नाटक के लिए, तो नरेशन का क्या रोल होता है, या नरेटर को जब लिखते हैं नरेटर के बारे में तो क्या बातें ध्यान में रखी जाती हैं? रेडियो नाटक में कई बार भाषा का जो ट्रीटमेंट होता है वो नरेशन के रूप में किया जाता है। नरेशन का तात्पर्य उस अंश से होता है कि जो कहानीकार या उपन्यासकार करता है, पात्र वही कार्य खुद करता है। और इसके ज़रिए जो नरेटर होता है वो देश की घटनाओं का ज़रूरी जो सूचनाएं होती हैं, जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जो घटनाओं की श्रृंखला होती है, और दूसरे वर्ड में कहें तो ये सारी चीज़ें वो जोड़ता है। और जो दूसरे वर्ड में कहें, जो एक कहानी में एक आम स्टोरी जो चल रही होती है, उसमें जो कहानी लिखने वाला होता है वो सीधे सीधे कहता है स्टोरी में लिसनर तक जो चीज़ अभी पहुंचाता है, वो एक नरेटर इन सब चीज़ों को जोड़ के पहुंचाता है। कहानी जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जो भी घटनाएं हो रही होती हैं, उन घटनाओं को जो आपस में जोड़ा जाता है वो एक नरेटर का ही काम होता है। नरेटर को हिंदी में सूत्रधार भी कहा जाता है, और स्वर भी कहा जा सकता है, और एक से दो नरेटर भी होते हैं। इसके मैं आपको 2 एग्जांपल लूँगी यहाँ पे। एक तो प्ले है जिसमें एक लुकना एक कैरेक्टर है, वो कहती है, आदिवासी गांव की स्टोरी है। लुकना कहती है, हाट चलना है क्या? तो मेंजो जो एक कैरेक्टर है वो कहती है हाट तो चलना ही है, अभी खाना पकाकर तैयार हो जाती हूँ। ये 2 डायलॉग आ गए, तो इसमें नरेटर बीच में आता है, वो कहता है ये हाट भी आदिवासियों के जीवन की क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आदिवासियों के जीवन में। हाट इनके जीवन में घूमने जैसा है, जहाँ ज़रूरी सामान चीज़ें मिलती हैं, खेल तमाशे भी होते हैं, और मुर्गों की लड़ाई भी होती है। हाट में जाने के लिए आदिवासी सज धज कर तैयार होते हैं। तभी ये नरेटर ने बोल दिया, फिर दोबारा से सीन शुरू हो गया, जिनमें एक जिनकी नाम की एक महिला आती है, वो कहती है अरे रुकना, अभी तुम तैयार नहीं हुई? तो नरेटर कहता है जिनकी अभी अभी तैयार होकर आई है। जिनकी जो कैरेक्टर है, ये लिसनर को बताने के लिए बीच में एक पुल का काम कर रहा है। तो नरेटर कहता है जिनकी, जिसने सफ़ेद पतली साड़ी, लाल ब्लाउज, कान में पीतल की मुर्की और गले में एक टैटू सा लगाया हुआ है, बाल तेल से संवारे हुए हैं। मेंजो, अरे लुकना, चलना जल्दी। नरेटर, जी हाँ, ये मेंजो है। शरीर पर केवल मोटी साड़ी, केश बंधे हुए, उनमें सफ़ेद गुच्छेदार फूल लगा है। माफ़ कीजिए, मैंने तो आपको अपने बारे में बताया ही नहीं। मैं हूँ इस नाटक का नरेटर। यहाँ आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो लिसनर है, जो बातें संवादों में नहीं कही जा सकती, उनको, जिनका नाटक में आना बहुत ज़रूरी था, उनको नरेशन में रखा गया, और नरेटर ने उन सारी बातों को श्रोता तक पहुँचाया गया कि आदिवासी लोगों के रहन सहन, उनकी सांस्कृतिक जीवन का जो परिचय देना था, जो हम डायलॉग्स के थ्रू इतनी आसानी से नहीं दे सकते थे, वो एक नरेटर ने बहुत आसानी से दे दिया। अभी हम लोगों ने एक प्ले किया था सूफी कवित्री ललितेश्वरी को लेकर, मानवता की आवाज़। ये कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जिसमें ये था कि बहुत वो एक सूफी कवित्री थी, उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत विस्तृत हैं और बहुत फैली हुई हैं। उन्होंने बहुत मानवता को लेकर बहुत संदेश दिया, तो उनके जीवन पर हमने एक नाटक बनाया। तो उस नाटक में जहलम और चिनार जो एक नरेटर का काम करते हैं, और सूफी जो कवित्री है ललितेश्वरी की कहानी के लिए वो पृष्ठभूमि बनाते हैं। और बीच बीच में जो आपस में बात करते करते बीच बीच में जो डायलॉग पोर्शन आता है ललितेश्वरी के जीवन का, वो हम बीच में देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में भी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल जानना चाहेंगे। तो इसमें अगर कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर इस तरह के जो नाटक होते हैं जो किसी की लाइफ पे बेस्ड होते हैं, जिनको आप 1 घंटे में या 20 मिनट में या 30 मिनट में आप नहीं सहेज सकते, तो उसमें नरेटर का आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अभी हमने ये बताया, जो एक एग्जांपल अभी मैंने दिया है, तो जैसे सूफी कवित्री की मैं बात बताना चाहूँ, तो अगर आप स्टार्ट करोगे स्क्रिप्ट, तो उसी जैसे कश्मीर से बिलोंग करती थी सूफी कवित्री, तो अब जब ये इसका नाटक शुरू करेंगे, जो भी स्क्रिप्ट राइटर होगा, उसका ये सबसे पहला काम है कि आप किस म्यूज़िक से शुरू करोगे। म्यूज़िक का कहानी कश्मीर की और म्यूज़िक आप कहीं और का दे रहे हो, तो बहुत अटपटा सा लगेगा, ऐसा सही भी नहीं लगता। तो जब म्यूज़िक आया, म्यूज़िक हमने दिया था रबाब का, और उसके बाद चिनार कहते हैं झेलम आपा, झेलम आपा। झेलम का की कोई आवाज़ नहीं आती, सूफी जो म्यूज़िक है वो वैसे ही बज रहा है। और फिर से कहते हैं चिनार झेलम आपा, झेलम आपा।
तुम चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। सो रही हो झेलम आपा? उठो ना, देखो पहली बर्फ का नज़ारा। वैसे ही हल्का हल्का संतूर चल रहा है, लग रहा है जैसे पानी बह रहा है और जैसे हल्की हल्की लहरें उठती हैं। झेलम की आवाज़ आती है, अरे भाई चिनार, कभी तो खामोश रहा करो। मैं नज़ारा ही तो देख रही थी। बर्फ़ पर कतरे कैसे धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रहे हैं, वादी को ढक रहे हैं, और मैं अपना पुराना वक्त याद कर रही थी। चिनार कहते हैं, हाँ झेलम आपा, क्या वक्त था वो भी। दूर दूर से लोग मुझे कभी मेरे हरे पत्तों के साथ देखने और कभी लाल पत्तों के साथ देखने आया करते थे, कभी पतझड़ में और कभी बहार में। अब तो मेरे पत्तों का रंग ही फीका पड़ गया। झेलम का डायलॉग आता है, मुझे लगता है तुम बुढ़ा गए हो, तुम्हारे पत्ते तो अब भी हरे हैं और मौसम बदलने से लाल भूरे नजर आते हैं। इन डायलॉग्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें यह है कि जो चिनार है वो थोड़ा मायूस हो गए हैं चीज़ों को लेकर। जो झेलम है वो उसकी मायूसी को कह रही कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका विजन है, आपका सोचने का तरीका है, इस तरीके को आप बदलो। तो चिनार कहते हैं, लेकिन झेलम आपा, वादी में कुछ तो बदला है। झेलम, तुम बदले हो, मैं बदली हूँ। मैं तो इस आस पर बहती हूँ कि जब हम नहीं बदले, वादी भी नहीं बदली। सुनो, तुम्हें चप्पों की आवाज़ सुनाई दे रही है ना? मुझे तो पांद्रेथन से आज भी लल दत्त के वाक सुनाई दे रहे हैं। लल दत्त के वाक मतलब जो उन्होंने पोइट्री लिखी थी उसको हमने म्यूज़िक में करके वो हमने इको में वो म्यूज़िक डाला था कि अब वाक जैसे वाक शुरू हो गए तो लल्लेश्वरी की कहानी भी शुरू हो गई, और बीच बीच में ये जो झेलम और चिनार के जो आपस में इंटरेक्शन है वो भी हमने दिखाया था। झेलम आपा, तुम तो कश्मीर में ना जाने कितनी सदियों से रह रही हो, तुम लल दत्त को अच्छी तरह से जानती हो ना, मुझे उनके बारे में बताओ ना। झेलम, तुम क्या नन्हे हो जो तुम उस फरिश्ते को नहीं जानते? चिनार, जानता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो मुझे हवाओं में सुनाई दिया है। झेलम, क्या? चिनार, हिंदू मुसलमान सभी लल दत्त यानी लल्लेश्वरी का नाम बड़ी इज्जत से लिया करते थे। लल दत्त दीवानी थी, सभी उसे प्यार से लल दत्त यानी माँ लल कहा करते थे। हवाओं में कभी कभी मुझे उनकी कविता, उनके वाक सुनाई देते हैं। मुझे उस माँ के बारे में तफसील से बताओ ना। झेलम, कहानी का मज़ा तभी आता है जब सभी उसका हिस्सा बने। लल दत्त का जन्म पांद्रेथन में 1317 और 1320 के बीच हुआ था। पांद्रेथन श्रीनगर से 4-5 मील दूर है। उस समय कश्मीर में अधिकतर प्राकृत और संस्कृत भाषा बोली जाती थी। लल्लेश्वरी की पढ़ाई भी इसी भाषा में हुई। चिनार, पढ़ते पढ़ते मेरे जीभ और तालू घिस गए। झेलम, मालूम है तो क्यों बोलते हो? चिनार, आपा, तुम्ही ने कहा था ना कि कहानी का हिस्सा सभी को बनना है। अच्छा, अब हमें लल दत्त की कहानी सुनाओ, ऐसे सुनाओ कि लगे कि वो खुद ही बोल रही हैं। तो उसके बाद जो लल दत्त की जो स्टोरी थी कि जिस तरह से वो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, वो सारे सीन्स हैं वो बीच बीच में हमने डायलॉग्स फॉर्म में लिए हैं। लल्लेश्वरी को लिया है, उनकी फैमिली को लिया है, उनके हस्बैंड को लिया है, उनकी सास को लिया है, उनके जो वाक है उनको लिया, और बीच बीच में झेलम और चिनार का जो नरेशन है वो चलती रही। जैसे झेलम कहती है, 12 बरस की लल दुल्हन के लिबास में सजी गुड़िया सी लग रही थी, पर शादी की खुशी की जगह वो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। अपने ख्यालों में वो अपनी पोइट्री लिख रही थी और इसको हमने म्यूज़िक के थ्रू लोगों तक पहुंचाया। जी जी, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है उन तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और रेडियो स्क्रिप्टिंग में खासा इंटरेस्ट रखते हैं, रुझान रखते हैं, और वो सभी लोग भी जो कहीं ना कहीं रेडियो ड्रामा से जुड़ना चाहते हैं बतौर आर्टिस्ट के रूप में। यहाँ पर आपने संवाद और साथ ही साथ नरेशन का एक अनूठा चित्रण दिया है इस स्क्रिप्ट के माध्यम से। जानने की कोशिश करेंगे आपसे और भी और ऐसे उदाहरण आप लिसनर्स के लिए, यानी कि आप ऑडियंसेस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए हम लाते रहेंगे इस चर्चा के बीच में। काजल जी, अभी बात आती है कि किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने से पहले उसका प्लॉट बनाना शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो नाटकों के लेखन के वक्त प्लॉट की क्या भूमिका होती है? बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी टॉपिक को लेकर उस पर एक नाटक बना सकते हो, लेकिन
ये होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेटिव हो, लोगों तक पहुँचे, लोगों को हिट करे, और कोई बर्निंग इशू हो, कोई सोशल इशू हो, आप उस पर भी आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी की लाइफ पे आप लिख सकते हो। तो जो भी प्लॉट हो वो इंटरेस्टिंग हो, उसको जो भी आप स्क्रिप्टिंग करें उसकी, वो इस तरह से करें कि लोगों को वो छू जाए, उनकी इमोशंस को छू जाए। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको कहा कि प्लॉट के बाद ही अगर आप जैसे आप जो स्क्रिप्ट राइटर होता है वो जब किसी कहानी का प्लॉट ले लेता है कि मुझे इस पर कहानी लिखनी है, जैसे अभी हमने ये लल्लेश्वरी का लिया या किसी चीज़ को अडॉप्ट करना है, लल्लेश्वरी का हमने जैसे लिया था कि लल्लेश्वरी पे या किसी भी आप कबीर पे सोच लीजिए, कबीर पे कर रहे हैं, या हब्बा खातून पे आप लिख रहे हो, या सफाई पे लिख रहे हो, या किसी सोशल इशू को लिख रहे हो, तो उस जब ओपनिंग होती है किसी भी नाटक की वो हमेशा म्यूज़िक के साथ होती है ताकि वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचे। तो जो भी म्यूज़िक आप उस वक्त कर रहे हो, चुनाव करें, किसी भी म्यूज़िक का चुनाव कर रहे हो, वो उसको भी आपको जहन में बहुत सोच समझ के रखना होगा कि आप किस तरह की म्यूज़िक का चुनाव कर रहे हो। और ये सारा प्रोड्यूसर का ही काम होता है कि वो किस तरह की म्यूज़िक का चुनाव करे, और स्क्रिप्ट राइटर का काम तो है ही। और इसके अलावा जब नाटक शुरू होता है, जब पूरे फॉर्मेलिटीज जो भी होते हैं, उसके बाद जब नाटक एयर पर जाता है और वो जो नाटक है वो अगर लिसनर का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींच सकता तो वो नाटक एक तरह से फ्लॉप हो जाएगा, वो आपकी इमोशंस को नहीं छू पाएगा। तो इस तरह की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो लिसनर है वो स्टार्टिंग में सुनने के बाद ही अपना रेडियो बंद ना कर दे कि उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो जैसे ये एग्जांपल है कि आपको ना ये होना चाहिए कि आगे क्या होगा इस नाटक में, आगे और क्या होगा और क्या होगा। जैसे एक नाटक था कि उसमें ये था कि जिस लिया था जो बंदीगृह के जो लोग होते हैं, जो बाहर खड़े होते हैं पहरेदार, वो कहता है बंदी कहता है क्या है, सोने तो मुझे, तुम मुक्त नहीं होना चाहते, अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, सोने के बाद जब मैं उठूँगा तब सोचूंगा कि क्या मुझे मुक्त होना है या नहीं होना। तो इस तरह का ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायलॉग है कि वो बंदी घर में है और वो मुक्त नहीं होना चाहता, उसके लिए सोना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके आगे क्या होगा। तो ये एक तरह से ना लिसनर को बांध देता है कि अब आगे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि मुझे ये नाटक सुनना ही सुनना है कि इसमें स्टोरी क्या होगी। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि बीच बीच में अगर सरप्राइज एलिमेंट डाल दिए जाएं तो एक क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता बढ़ती है कि आगे भी इसको सुना जाए। बहुत ज़रूरी है वो, इनफैक्ट वो रेडियो नाटक में ही नहीं, वो हर चाहे वो जो विजुअल मीडिया हो उसमें भी अगर सरप्राइज का एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है, जो आपको होता है ना कि आगे क्या होगा, वो चीज़ नहीं रहेगी तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। वो किसी भी, चाहे वो सीरियल हो चाहे वो नाटक हो, उसमें ये सरप्राइज एलिमेंट तो ज़रूर होना चाहिए कि आगे क्या होगा। इंटरेस्ट बंधा रहता है और लिसनर वेट करता है कि अगले हफ्ते जब ये नाटक आएगा, ये सीरियल आएगा, तो मुझे आगे क्या होगा, मुझे देखना है, ये मुझे सुनना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्सुकता बरकरार रखनी पड़ती है एक स्क्रिप्ट राइटर को। कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसको आम जनमानस के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ता है। क्या हम कह सकते हैं कि वो एक आम आदमी पहले है स्क्रिप्ट राइटर? बिल्कुल, स्क्रिप्ट राइटर अगर जब तक आम आदमी नहीं होगा तो वो कैसे उसको आम जो समस्याएं हैं उनको कैसे वो फील करेगा। उसको एक आम आदमी होना तो बहुत ज़रूरी बात है। ये एक अहम चीज़ है कि जब तक वो अपने आप को रिलेट नहीं करेगा कि, और जब तक ये नहीं सोचेगा उसके आसपास कैसी चीज़ें हो रही है, अपने आप को बहुत सुप्रीम समझेगा, तो वो लिख ही नहीं पाएगा। जी जी बिल्कुल। अब आपसे जानना चाहेंगे, और स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अगर जो स्क्रिप्ट राइटिंग में रियली इंटरेस्ट रखते हैं, सबसे ज़रूरी बात जो है वो है कि आप जितना पढ़ें, शब्दों के साथ आपको खेलना आना चाहिए। आप जितना पढ़ सकें उसे पढ़ें। आप जितने से आपके अंदर की जो डिक्शनरी है, आपके अंदर की जो वोकैबुलरी है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। आपका इमेजिनेशन होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें तभी आएंगी जब आप बहुत पढ़ेंगे, आपका विजन खुला होगा, आपका मेंटल हॉरिजन खुला होगा, तभी आप एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। जी, अब यहाँ पर मुद्दा बनता है या सवाल उठता है, जब हम धारावाहिक नाटकों के लिए लिख रहे हैं उस वक्त कौन सी बातें हैं जो हमारी जहन में चलती हैं, एक स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग में क्या बातें चलती हैं, क्योंकि धारावाहिक अपने आप में एक बहुत लंबी सीरीज जैसे हम बोल सकते हैं, तो इसको लिखते हुए क्या दिक्कत या परेशानी आती है? धारावाहिक या तो 1 घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है। और जनरली क्या होता है कि हम लोग या तो एक स्टोरी लेकर चलते हैं, सिंगल स्टोरी, जो 13 एपिसोड में, 5 एपिसोड में, 6 एपिसोड में, 25 एपिसोड में, 26 एपिसोड में हम लोग उसी स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं, एक ही कहानी को, जिसमें पात्र भी जो शुरू से होते हैं वो एंड तक चलते हैं। जो फर्स्ट एपिसोड में पात्र होगा वो आगे तक, आपके सभी एपिसोड्स में जो मेन सेंटर कैरेक्टर होते हैं वो आगे तक चलते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग स्टोरीज होती हैं हमारे फेमस राइटर्स की। जब हमने कुछ में प्रेमचंद की कहानियाँ ले ली, कुछ में शरद चंद्र की कहानियाँ ले ली, कुछ में हमने टैगोर की स्टोरीज ले ली एक ही सीरियल में, तो वो अलग अलग, वो हर एपिसोड में कहानी ख़त्म हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। ये सीरियल होता है। तो डिफरेंट स्टोरीज होती हैं डिफरेंट राइटर्स की तरह। एक बड़ा नाटक होता है और इसमें ये होता है कि सरप्राइज एलिमेंट तो ख़ास बात है ही कि वो हो, आपकी जो भाषा होती है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, लोगों तक समझ आनी चाहिए, टफ नहीं होनी चाहिए, मुश्किल नहीं होनी चाहिए और लोगों को बांध सके। अभी जैसे हम लोग एक सीरियल कर रहे हैं, हम लोगों ने एक सीरियल किया था कसक, उसके बाद हम लोगों ने अभी एक सीरियल किया था पद्मा सचदेव के नौशीन, कश्मीर की प्रॉब्लम पे बेस्ड था। तो वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया था वो सीरियल। 13 एपिसोड का सीरियल था, नॉवल बहुत बड़ा था, उस पूरे नॉवल को हमने 13 एपिसोड में चिमटा दिया था, 13 एपिसोड का सीरियल बनाया था वो। और अब एक स्टोरी को 13 एपिसोड में हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था और उसमें हर एपिसोड में ये था कि आधे घंटे का सीरियल था कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। उसमें हमने कश्मीरी म्यूज़िक भी लिया था, जो कश्मीरी फोक है वो भी लिया था, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ किया था, कहानी को भी यूज़ किया था और उसमें वहाँ के लोगों की संस्कृति के बारे में भी हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की थी जी। तो अगर आप चाहें तो उसका मैं आपको, हाँ, जो लास्ट एपिसोड था उसके कुछ डायलॉग्स में आप तक बता सकती हूँ। जो वो इसलिए कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग में रियली इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये डिफरेंस पता चले कि अगर आप एक सीरियल को क्लोज कर रहे हो 13 एपिसोड के सीरियल को, तो आप कैसे करोगे, आपका जो लिखने का तरीका है वो कैसे, एक आइडिया मिल जाएगा। 13 एपिसोड का ही 13 एपिसोड है ये, लास्ट एपिसोड था नौशीन का। पहला सीन, टेलीफोन की घंटी बजती है। फरहाद जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर थे इस सीरियल के, ये तो बाहर की कॉल है। इकबाल भाई आइए, लगता है कि लंदन से अब्दुल का फ़ोन आया है। इकबाल, फरहाद तुम फ़ोन उठाओ, मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। फरहाद, हेलो। अब्दुल, मैं अब्दुल बोल रहा हूँ। मैं, फरहाद का डायलॉग आता है, मैं और इकबाल भाई 4 रोज़ से तुम्हारा फ़ोन मिला रहे हैं, घंटी बजती रही, कोई उठाता ही नहीं, सब खैरियत तो है? अब्दुल फ़ोन पर, क्या बताऊँ फरहाद, उस दिन रूथ के जाने के बाद शायद इश्तियाक को उसकी भनक मिल गई थी और उन्होंने क्या ना जाने क्या सोचकर खुदकुशी की कोशिश कर डाली। फरहाद, क्या कह रहे हो अब्दुल, ये कैसे हो गया? अब्दुल, मेरी ही दवाइयों पर एक जहर का लेबल लगा हुआ था। इकबाल, देखो अब्दुल, जो हो गया उसे तो लौटाया नहीं जा सकता। मैं समझ सकता हूँ तुम वहाँ अकेले हो, इससे ज़्यादा घबरा गए हो। तुम इश्तियाक को लेकर फ़ौरन यहाँ आ जाओ और जब तक तुम लोग नहीं आ जाते मैं यहाँ मुंबई में रुककर तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। ये कहानी है एक फैमिली की जो कश्मीर से कश्मीर को छोड़कर जो मुंबई में आकर रहने लगे हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर कश्मीर बसा हुआ है और उनके कुछ रिश्तेदार जो हैं वो बाहर फॉरेन में सेटल हुए हैं। तो इसी तरह की बातचीत को लेकर ये आगे चल रहा है कि उनमें से जो उनके कुछ रिलेटिव हैं वो दूसरी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये सारी स्टोरी इसी को लेकर थी और बीच बीच में उनका ये था कि उनके अंदर जो कश्मीर था वो ये था कि हम लोग कश्मीर में कब जाएंगे। इसी तरह की ये स्टोरी है जी। इस तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से एक धारावाहिक जो है किसकी क्लोजिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या होता है। काजल जी अभी और भी बातें करेंगी, पर एक बात मेरे जहन में आई है, जब हमने नाटक की क्लोजिंग की बात करी है, शुरुआत करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, सब कुछ होता है, पर कहते हैं कि अगर शुरुआत ही अच्छी ना हो तो आगे का तो फिर ईश्वर ही जाने क्या होगा। तो कितना मुश्किल होता है शुरुआत करना, नाटक या धारावाहिक की शुरुआत करना। बहुत धारावाहिक की अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे, जो भी उसके सेंट्रल कैरेक्टर हैं आप उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो लिसनर के सामने। लेकिन नाटक जो आधे घंटे या 1 घंटे का नाटक होगा, जो धारावाहिक नहीं होगा, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आप इंट्रोड्यूस तो करवा ही रहे हो, लेकिन इतना जैसे धारावाहिक में आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो पर पर्सन को जो सेंट्रल कैरेक्टर हैं, लेकिन वो नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक में आप को नाटक की शुरुआत ही ऐसे लेनी चाहिए कि जो लिसनर है उनका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि ये जो नाटक है ये हमें बांधे रख सकता है, हमें इसे सुनना है और इसके एंड तक सुनना है कि इसमें आगे क्या होगा। लेकिन धारावाहिक में थोड़ा सा अलग हो जाता है। धारावाहिक में अगर हम जैसे सफाई को लेकर हम अगर धारावाहिक बना रहे हैं या ईच वन टीच वन को लेकर कोई सीरियल बना रहे हैं, रेडियो के लिए धारावाहिक बना रहे हैं, तो उसमें आपको जो भी सेंट्रल कैरेक्टर होंगे उनको इंट्रोड्यूस
प्रोड्यूस करना तो है ही, लेकिन उसके साथ आपको कहीं ना कहीं जहन में ये चीज़ ज़रूर रखनी है कि इस फर्स्ट एपिसोड में ही कुछ ऐसा हो कि वो लिसनर्स के इंटरेस्ट को बांध सके, लिसनर्स को बांध सके, उनको कहीं और ना जाने दे। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना चाहिए जो अच्छा स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। जी, तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हमने बहुत बार सुना है रेडियो रूपांतरण। रेडियो रूपांतरण आखिर में है क्या, आखिरकार है क्या रेडियो रूपांतरण? कहानी को जो रेडियो के लिए, चाहे वो किसी भी कहानी को आप कहानी को, नॉवल को या किसी भी चीज़ को आप अगर रेडियो के लिए अडेप्ट करें, रेडियो के लिए इसको कि वो रेडियो में चल सके, रेडियो के लिए उपयुक्त हो, तो उसको आप इस तरह से लिखें किसी भी कहानी को लेकर, तो उसे कहा जाता है रेडियो रूपांतरण या रेडियो एडेप्टेशन। इसका मतलब हुआ कि किसी रचना की भाषा, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी रचना हो, किसी भी राइटर की रचना हो, उसको आप रेडियो के लिए अडेप्ट करें ताकि वो रेडियो के लिए उपयुक्त हो जाए। कि रेडियो जो भी सुने उसे लगे कि रेडियो कहानी, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, बुक में जो कहानी लिखी है वो अलग है। प्रेमचंद की कहानी को हम फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईदगाह को ले लेते हैं या बूढ़ी काकी को ले लेते हैं, वो एक कहानी है। उस कहानी को अगर आप रेडियो के लिए करते हो तो वो हो जाएगा आपने इस कहानी का रेडियो रूपांतरण किया है, रेडियो के लिए अडेप्ट किया है, और उसका जो हमने थीम लिया है सेंट्रल, उसको आप रेडियो प्ले के लिए यूज़ कर रहे हो। ये होता है रेडियो रूपांतरण। जी, हमने कोई भी हमारे पास कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास स्क्रिप्ट है, कोई किताब है, हाँ, या फिर नॉवल है, उसको हमने अपनी तरीके से प्रेजेंट करना, हाँ, उसमें भावों के माध्यम से उसे हम रेडियो रूपांतरण, हाँ, डायलॉग्स आप अपने, कहानी हो तो डायलॉग्स आप अपने डाल सकते हो, नॉवल हो तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो कि आपने इतनी बड़ी नॉवल को आपने आधे घंटे या 1 घंटे का वो करके आपने इसको रेडियो अडेप्टेशन कर ली। इसकी जैसे मैत्री पुष्पा की कोई स्टोरी ले लो, या मैत्री पुष्पा की फॉर एग्जांपल नॉवल है अलमा कबूतरी, उस नॉवल को अगर आपने 1 घंटे का नाटक बनाना चाहोगे तो वो हो गया कि आपने उनके पूरे नाटक, उनकी पूरी नॉवल को आपने 1 घंटे का नाटक बनाया है, रेडियो रूपांतरण किया है उनके नॉवल का एक नाटक के लिए। जी, तो इससे हम जान पाए कि रेडियो रूपांतरण क्या होता है। अब जानना चाहेंगे कि रंग नाटक क्या है, या फिर रंग नाटक का क्या कोई संबंध है रूपांतरण से? बिल्कुल, रंग नाटक मतलब वो नाटक जो आप रंगमंच पे खेलते हो, रंगमंच पे करते हो, वो भी एक नाटक है, और रेडियो के लिए जो आप नाटक कर रहे हो वो भी एक नाटक है। तो देखने में तो ये बहुत आसान लगता है कि रंगमंच के नाटक को आप रेडियो के नाटक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, वही चीज़ आ जाती है कि रेडियो में हम सुनते हैं, रंगमंच पे जो नाटक हो रहा है वो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जब आप रेडियो के लिए रूपांतरण कर रहे हो, आप उन चीज़ों को आपको जहन में रखना है। जैसे सबसे बड़ी बात ड्यूरेशन, जो रंगमंच का जो नाटक है उसकी ड्यूरेशन 2.5 घंटे भी होती है, 3 घंटे भी होती है, 1.5 घंटा भी होती है, और रेडियो में जो है ड्यूरेशन का वक्त वो है आपका आधा घंटा भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जब आप रेडियो के इतने बड़े नाटक को अडेप्ट कर रहे हो, रंगमंच के नाटक को अडेप्ट कर रहे हो रेडियो के लिए, तो आपके जहन में ये चीज़ होनी चाहिए कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ना छूट जाएँ, कि आप उसको छोटा करने के चक्कर में आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएं, या आप ये सोचें कि जैसे एक नाटक था चंद्रगुप्त, जयशंकर प्रसाद का बहुत फेमस नाटक है चंद्रगुप्त, तो उसमें ये बहुत बड़ा नाटक है। इसको जब रेडियो के लिए इसका जब एडेप्टेशन किया गया, रूपांतरण किया गया, तो बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया गया। सबसे पहले जो बात थी वो ये थी कि जो मेन कैरेक्टर है चंद्रगुप्त का, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं इसमें, वो सारे जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इंटररिलेटेड होने चाहिए, वो छूट ना जाए। और अगर रेडियो रूपांतरण को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर जो इंटरेस्टिंग और सफल रूपांतरण नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से होता है ये रूपांतरण, क्योंकि आप किसी दूसरे राइटर की चीज़ को अपने तरीके से अडेप्ट कर रहे हो, और अगर इसमें चीज़ें छूट जाएँ, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स छूट जाए, तो वो मर जाता है, नाटक ही मर जाएगा। तो आपको ना इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो नाटक की जो अवधि है, उस एक अवधि में आपको 2.5 घंटे का या 3 घंटे का जो रंगमंच का नाटक है उसको अडेप्ट करना है और प्रॉपरली अडेप्ट करना है। जैसे चंद्रगुप्त जो था, ये बहुत बड़ा 3 घंटे का नाटक है। इस 3 घंटे के नाटक को 1 घंटे में आप कैसे लेकर आओगे? जो चंद्रगुप्त के जीवन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
वो अगर छूट गई तो नाटक मर जाएगा। तो और अगर आप उसको छोटा करने के चक्कर में भी रह गए तो और भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इन जो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स है वो आप अगर नहीं लोगे तो भी आपका नाटक मर जाएगा। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, चार्म नहीं रह जाएगा उसमें। तो इससे बेटर है कि अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप रेडियो को, किसी नॉवल को या किसी कहानी को रेडियो के लिए अडेप्ट ना करें, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी कोई विथ है, अगर आप में थोड़ा सा आप सब समझते हो कि आप कर सकते हो, आप चीज़ों को पढ़ोगे तो ये चीज़ अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। एक रामवृक्ष बेनीपुरी का एक बहुत ही फेमस नाटक है आम्रपाली। आम्रपाली का नाम तो खैर सबने सुना ही होगा। तो इसका एक जो थर्ड पार्ट है इस नॉवल का, उसमें नाटक का जो थर्ड पार्ट है उसमें 4 सीन्स हैं। जो फर्स्ट 4 सीन्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जो अजात शत्रु है वो जो आम्रपाली है उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन उन्होंने वैशाली पर हमला करना है। और वैशाली में हमला करने के लिए वो अपने जितने भी इनके जो मंत्री हैं उनसे वो एक तरह से सलाह करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और किस तरह से उनको नीति बनानी है आगे फाइट करने की। तो इन सारी चीज़ों को, ये सारी चीज़ें 4 सीन्स में डिस्कस की गई हैं। थर्ड एक्ट के 4 सीन्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों में गए हैं और लास्ट में वो वैशाली पर हमला करते हैं और वैशाली को जीत जाते हैं। लेकिन जब इसको रेडियो के लिए रूपांतरण किया गया, अडेप्ट किया गया, तो थर्ड एक्ट में जो 4 सीन इतने बड़े बड़े, उन चारों सीन्स को 10 से 12 डायलॉग में लाया गया। मतलब 4 सीन्स को 10 से 12 डायलॉग में लाया गया और बिल्कुल क्रिस्प तरीके से लाया गया, बहुत ही क्रिस्प किया गया और वो सुनने में भी बुरे नहीं लगे। और साथ में म्यूज़िक और 10-12 डायलॉग के ज़रिए इनको लोगों तक पेश किया गया। जी, जब किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कहना होता है तो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल मुश्किल तो है। अब ये देखिए ना, 4 सीन्स के डायलॉग, 4 सीन्स के पार्ट को आपने 10-12 डायलॉग्स में समेट दिया, जिसमें आम्रपाली का भी बताया गया कि आम्रपाली भी अजातशत्रु को पसंद करती है। ये सारी चीज़ें हमने 10-12 डायलॉग्स में, क्योंकि वो नॉवल ही बहुत बड़ा, वो स्टोरी ही बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चाहे फिर वो शब्दों का चयन क्यों ना हो या फिर वो ख़ास लाइंस क्यों ना हो या ख़ास पंक्तियाँ क्यों ना हो, जब हम उनको कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और सुनने वाले को भी बेहतरीन लगता है। काजल जी, आपके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से जानने की कोशिश कर रही हूँ। एक दौर रहा होगा जब आप सिर्फ रेडियो ड्रामा सुनती थी और आज जब आप ना जाने कितने ही रेडियो ड्रामा रिकॉर्ड करवा चुकी हैं, तो ऐसे में बताइए कि क्या बदलाव आपको नज़र आता है? सबसे बड़ा जो बदलाव मुझे ये लगा है कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है वो आसान हो गई है पहले के मुताबिक, और बहुत जो मुश्किल लफ्ज़ थे वो कम हो गए हैं, जो आम लोगों को तक पहुंच सकें, बहुत आसानी से पहुंच सकें और बहुत आसानी से वो उसे समझ सकें। और दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है जो आज की जनरेशन है वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जो वाकई बहुत अच्छे स्क्रिप्ट लिखते हैं। पहले ये लगता था कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग है रेडियो की वो सिर्फ बड़े लोग ही लिख सकते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड। पढ़ना लिखना तो बहुत ज़रूरी है, बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। लेकिन पहले ये सोच थी कि थोड़े जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो जो भी थोड़ा सा जिसका पढ़ाई में शब्दों से जिसको खेलना आ जाए और जो जिसका इंटरेस्ट हो किताबें पढ़ने में और जो अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास की चीज़ों को बहुत दिल से महसूस करे, वो वाकई बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जी, यहाँ पे आपने एक और बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी स्क्रिप्ट राइटर के लिए कह सकते हैं जो रियल कैरेक्टर्स होते हैं, रियल पात्र होते हैं, कुछ लोगों को हमने देखा है कभी कभी वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स को ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं और जब उन्हें समझ जाते हैं तो उन्हीं पात्रों को वो कहीं ना कहीं अपनी स्क्रिप्ट में दिखाते हैं या दर्शाते हैं। आप खुद को भी अपनी स्क्रिप्ट में ला सकते हो। बिल्कुल, अगर आपकी सोच है और आपकी समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा उच्च है तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, हमने धारावाहिक की बात करी, हमने बात करी किस तरीके से एक सीन पर दूसरे सीन हम क्रिएट कर सकते हैं, हम ऐसी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। क्या कोई ऐसा माध्यम भी है जिससे हम कुछ 10-15 मिनट में ही अपनी बात कह दें? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ आधे घंटे के नाटक भी होते हैं, 1 घंटे के नाटक होते हैं, सीरियल्स होते हैं।
झलकी होती है जो 12 से 13 मिनट की होती है, 13-14 मिनट की होती है। और झलकी का भी एक डे मुकर्रर होता है कि इस दिन झलकी ही जाएगी। झलकी से ये होता है कि छोटे सी ड्यूरेशन में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हो, और उस स्टाइल के साथ, ह्यूमर के साथ। झलकी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो झलकी है वो लोगों को एकदम हिट करती है। उसमें स्टाइल भी होता है, उसमें ह्यूमर भी होता है, और लोगों को एकदम से हिट कर देती है कि ये चीज़ हो रही है। जैसे अगर सपोज हमने नर्सरी एडमिशन की अगर बात करें, हमने एक झलकी बनाई है अभी थोड़े दिन पहले, उसमें नर्सरी एडमिशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसको हमने बड़े ह्यूमरस वे में लिया। तो और भी छोटे छोटे जो हमारे आसपास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अगर हम लें और उनको हम लोगों तक हम चाहें कि इंस्टेंटली पहुँच जाए थोड़ी सी ड्यूरेशन में, क्योंकि थोड़ी सी ड्यूरेशन में, और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो आप काम करते हुए सुन सकते हो। आपको ये नहीं कि आपको बैठ के ही देखना है, रिमोट एरियाज़ में, खेतों में काम करते हुए लोग सुन सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को हिट करे, लोगों तक पहुंचे, और उनका समाधान भी लोगों तक पहुंचे। और वो चीज़ मुझे लगता है कि वो ह्यूमरस अगर हो, थोड़ा सा ह्यूमर हो, थोड़ा सा हंसी मजाक हो, क्योंकि ज़िंदगी में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो लोग उसको एकदम से एक्सेप्ट करेंगे। कह सकते हैं कि हम झलकी के माध्यम से तंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो शायद सामने वाला समझने की कोशिश नहीं करता, पर किसी की बुराई या अच्छाई अगर व्यंग के ज़रिए या सटायर के ज़रिए या यूँ कह लीजिए तंज के ज़रिए प्रयोग की जाए, इस्तेमाल की जाए, तो सामने वाले को शायद लगता है हाँ मैं भी तो कुछ ऐसी गलती करता हूँ। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं आईना दिखा देती है। बिल्कुल आईना दिखाती हैं, ध्वनि के माध्यम से आपके दिलों तक पहुँचती हैं। ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि हम हर बार बात करते हैं कि किस तरीके से संगीत का इस्तेमाल होता है, खासतौर पे रेडियो नाटकों में। क्या कोई ऐसे नाटक भी होते हैं जहाँ पर गाकर अभिव्यक्त किया जा सके, पूरा नाटक गाकर किया जा सके? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे नाटक होते हैं। इनफैक्ट नाटकों में कई सीन्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ गाने की ही ज़रूरत होती है। जैसे शादी का सीन है, अगर शादी का सीन है तो आपको लाइव ही करना पड़ेगा, आपको ढोलकी भी बजानी पड़ेगी, आपको फोक भी गाना पड़ेगा उसी वक्त। आप ये वेट नहीं करोगे कि आपको जब ये अभी ऐसे चलें तो बाद में हम इफेक्ट्स डाल देंगे, वो उसकी ना ओरिजिनलिटी मर जाती है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। और जैसे कि जो आपने कहा कि इस तरह के नाटक होते हैं जो गा के गाए जाते हैं, जिनको हम पद्य नाटक भी कह सकते हैं। तो उसमें हम ये होता है कि ऐसे कई नाटक है, जैसे उर्वशी एक नाटक था जो पूरा का पूरा कविता को लेकर था, उसमें पूरा का पूरा नाटक गा के हुआ था। इसके अलावा उर्वशी के अलावा एक नाटक था हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, वो भी ऐसा ही नाटक था। इसके अलावा अंधा युग तो बहुत ही फेमस नाटक है, वो पूरा का पूरा प्रोज में नाटक है। तो इस तरह के नाटक ना बहुत एक तरह से आपको चैलेंज देते हैं कि थोड़ा हटके होते हैं ये नाटक, लेकिन अब आजकल ऐसा नाटक लिखने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। शायद कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया, क्योंकि नाटक की जब हम बात कर रहे हैं, पद्य नाटक की बात कर रहे हैं, गाकर सब बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं लिखने वाले के लिए वो राइमिंग करना या पोएटिक एक अपने जहन में एक पोएटिक इमेज होना शायद उसके लेखन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम कह सकते हैं। बहुत ज़रूरी भी है, और आपको आना चाहिए, आपका थोड़ा माइंड वैसा होना चाहिए कि आप इस चीज़ को कर सको। तो अगर आप, थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा लीक से हटकर है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। नथिंग इज इम्पॉसिबल। दिस इज आपका बेंट ऑफ माइंड है कि आप इसे कर सको, लेकिन ऐसा करने वाले लोग बहुत कम हैं। जी, तो इस तरीके के नाटक जब आप रिकॉर्ड करवाती हैं तो क्या मुश्किलात आती हैं? क्योंकि एक तो आप नाटक करवा रही हैं जहाँ पर कैरेक्टर्स हैं बहुत सारे, और हर कैरेक्टर का अपना एक रूप है, एक अपना पात्र है, अपना एक स्वभाव है। ऐसे में गा कर जब कलाकार अभिव्यक्त करता है तो रिकॉर्ड करवाते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं? मैंने शायद आपको पहले भी कहा था ये कि हर जो अभिनेता है या जो हर आर्टिस्ट है वो कहीं ना कहीं एक सिंगर होता है अपने अंदर। तो वो जब आप इस तरह के नाटक कर रहे होते हो तो आपको ये नहीं, कोई आपको बहुत परफेक्ट सिंगर होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको बिल्कुल आपके सुर बिल्कुल फिट बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस गा सको, दिल से गा सको, दिल से की हुई हर चीज़ श्रोताओं तक पहुंची जाती है। जी, एक चीज़ हाँ जी, और जानना चाहूँगी आपसे, ख़ास तौर पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अगर हम कोई सीन दिखा रहे हैं जो सपने का सीन है, जहाँ पर सपना तो अपने आप में एक सपना होता है, यानी कि एक इमेज होती है जो इंसान अपनी नींद में देखता है, पर अगर ऐसा कोई सीन दिखाना हो तो उस वक्त क्या किया जाता है?
ये भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान नहीं है, बहुत थोड़ा मुश्किल है। तो जैसे बाकी मीडिया में तो आप दिखा सकते हो, रंगमंच में भी या टीवी पे भी आप दिखा सकते हो कि आप ये चीज़ हो रही है, सपना देख रही है, उसको विजुलाइज कर सकते हो, उनको बाकी चीज़ों के थ्रू उसमें हेल्प हो जाती है। लेकिन रेडियो के लिए अगर आप लिसनर को कैसे बताओगे कि जो इसका जो पात्र है वो सपना देख रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये जो नाटक की हमने बात की थी आम्रपाली की, इसमें इसी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आम्रपाली सो रही है तो उसकी फ्रेंड जो है मधुलिका वो उसके पास आती है और उसको कहती है आम्रपाली तुम सो गई, चलो सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सो जाती हूँ। ये कह के वो सो जाती है और थोड़ा म्यूजिक बजता है कि वो सो गई। अब आम्रपाली जो सपना देख रही है वो हमने दिखाना, मेन हमारा ये कि आम्रपाली को एक ड्रीम आया, ड्रीम सीक्वेंस है और उसने वो सब दिखाना है। आम्रपाली हल्का म्यूजिक हम देंगे कि जो लगे कि सपने का म्यूजिक है, कहीं ना कहीं फ्लैशबैक का ये सपने का म्यूजिक है। तो जो सपना है वो उसे कहती है अम्बे अम्बे। आम्रपाली कौन, तुमने मुझे पुकारा। कल्पना जो सपना है वो कहती है हाँ आम्रपाली। आम्रपाली कौन हो तुम। आम्रपाली कल्पना कहती है, जो सपना होता है वो कहती है तुम मुझे नहीं पहचानती, तुम्हें कब से मैं नए नए देश दिखाती रही हूँ, तुम्हें परिंदों का देश दिखाया मैंने, मणियों के दीप पर ले गई तुम्हें, तुम मुझे नहीं पहचानती। आम्रपाली हाँ हाँ कुछ कुछ पहचान रही हूँ तुम्हें। कल्पना मैं तुम्हारी कल्पना हूँ, तुम्हें सपने दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत सपने दिखाती हूँ। चलो आज मैं तुम्हें फूलों के देश में ले चलती हूँ, चलोगी मेरे साथ। आम्रपाली फूलों का देश। कल्पना हाँ अम्बे, ऐसा देश तुमने कभी देखा नहीं होगा, वहाँ सुनहरी धारियों वाला देश है वो, वहाँ देव रहते हैं, सुनहरे पंखों वाले देव, वे नीलम की पंखों वाली अप्सराओं के साथ रहते हैं। आओ चलें, और वहीं पर बहुत ही खूबसूरत फूलों का देश भी है। आम्रपाली कितना सुंदर देश है ये, फूलों का देश, चारों तरफ फूल ही फूल, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। तो म्यूजिक फेड आउट होता है तो मधुलिका कहती क्या हुआ आम्रपाली, तुम नींद में क्या बड़बड़ा रही हो। आम्रपाली कौन, मधु, कुछ नहीं, मैं बस सपना देख रही थी। तो ये चीज़ पूरी लिसनर पर वाज़े हो जाती है कि जो पूरा था ये ड्रीम सीक्वेंस था, क्योंकि जब ये सीन शुरू हुआ था तब भी हमने एक सीन डाला था कि मधुलिका उसके फ्रेंड आके कह रही है कि ये तो सो गई, मैं भी सो रही हूँ। उसके बाद सपना शुरू हो गया, उसके बाद वो उसको कहती है तुम नींद में क्यों बड़बड़ा रही हो। तो ये चीज़ बिल्कुल जाहिर हो जाती है लिसनर पे कि ये ड्रीम सीक्वेंस था। जी, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि शब्दों का खेल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सुनने वाले के लिए तो है ही है क्योंकि वो निरंतर आनंद उठा रहा है रेडियो प्लेस का, पर लिखने वाले के लिए और अभिनय करने वालों के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। काजल जी, समय बहुत कम है हमारे पास, आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी रेडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहेंगे उनके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि उनको शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। जितना पढ़ सकें, जितनी किताबें पढ़ सकें वो बहुत ज़रूरी है, और लिसनर्स के सामने शब्दों का एक चित्र खींच सकें और भाषा का वो ख़ास ख्याल रखें और दिल से लिखें। दिल से लिखी हुई चीज़ कहीं खाली नहीं जाती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके के लेक्चर्स कंडक्ट करवाएंगे आपके माध्यम से, और आपके ज़रिए और आपके खूबसूरत उदाहरणों के ज़रिए अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।